आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वह जज जिसने खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को अपनी आंखों के सामने देखा होगा, उन मुजरिमों को कड़ी सजा भी दी होगी, लेकिन जब इस सीरियल किलर के मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने ऐसी सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। इस सजा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। जज ने आदेश दिया कि बच्चों का बेरहमी से कत्ल करने वाले सीरियल किलर को बेरहमी से मौत की सजा दी जाए। उसी तरह से बेरहमी से उसका गला 100 बार घोंटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो मासूम बच्चों का गला जंजीर से घोंट देता था। फिर उसी तरह से इस सीरियल किलर के लाश के भी कम से कम 100 टुकड़े किए जाएं, जैसे वो बच्चों के 100 के टुकड़े करता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गलाया जाए, जैसे वह सीरियल किलर करता था। अब इस फैसले के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा तो हुई, अदालत पर भी सवाल उठने लगे कि क्या आज के समय में भी ऐसी खौफनाक सजा दी जा सकती है। आखिरकार दुनिया भर में सवाल उठने के बाद इस सीरियल किलर को सजा को कोर्ट ने अपना फैसला बदलना पड़ा। फिर उस सीरियल किलर को फांसी की सजा देने का ऐलान हुआ। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज के शो में अपराध की वह कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये कहानी पड़ोसी देश पाकिस्तान के सीरियल किलर जावेद इकबाल की है, जिसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ मैं, इस दुनिया से नफरत है मुझे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खत यानी चिट्ठी से। ये बात दिसंबर 1999 की है। पाकिस्तान का एक उर्दू अखबार, उसके संपादक को एक खत मिलता है। उस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक सन्न रह जाते हैं। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था। इस चिट्ठी के साथ में एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें थी, तो कुछ ऐसे कागजात थे जिसे देखकर लगे कि खत भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा है। ऐसी ही चिट्ठी और पार्सल वहाँ की पुलिस को भी भेजा गया था। उस चिट्ठी को पुलिस ने पढ़ा और पार्सल को खोलकर देखा भी, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक में ले लिया। पर उस अखबार के संपादक ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। खबर की पड़ताल करने की तरह एक पत्रकार को उस चिट्ठी में दिए पते पर भेज दिया। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था, जो काफ़ी सुनसान जगह पर था। इसकी पड़ताल करते हुए उस पत्रकार ने जो वहाँ की हालत देखी तो उसका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था कि यहाँ कोई वारदात जरूर हुई है। उस पत्रकार को वहाँ कई जगह खून के निशान मिले। एक बैग भी मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे। अब ये लगने लगा था कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो जरूर हुई है। इसके बाद वहाँ पर पत्रकार को एक डायरी भी मिली। उस डायरी में बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। ये भी बताया कि चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो पूरी तरह सच लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कई बच्चों के कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और पड़ताल करने उस जगह पर पहुंच गई। अब पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई, तब वहां पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले। पास में एक बड़ा सा कंटेनर भी मिला। वो कंटेनर हाइड्रोलिक एसिड यानी तेजाब से भरा हुआ था।
वहाँ की दीवारों पर कुछ कागज़ के टुकड़े लगाए गए थे, मानो चिट्ठी लिखने वाले सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि यहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई न कोई तो आएगा ही। उन दीवारों पर लिखा था, सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है, जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। उसकी कॉपी ऑफिसर्स को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेंगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो भी मिलेंगी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। अब ये लाइनें पढ़ते ही पुलिस उसे दबोचने के लिए रावी नदी की तरफ भागी, लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने काफ़ी देर तक तलाश की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर रावी नदी के में गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन किसी की बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुंचता है। हल्की दाढ़ी, मूछ, आंखों पर चश्मा लगाए। उम्र उस समय करीब 44-45 साल रही होगी। इस शख्स ने अखबार में अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू संपादक के साथ शुरू हो चुका था और उधर पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई थी। जब तक पुलिस दफ्तर पर पहुंचती तब तक संपादक का जावेद इकबाल के साथ इंटरव्यू पूरा हो चुका था। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर यह वही जावेद इकबाल है या कोई और जिसने इन बच्चों को मारा है। आखिर बच्चों के मारने के पीछे की वजह क्या है, यह सब पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्नों की एक एक परतें खोलने में लग गई जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीखें दबी थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन यही थी, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ। इस दुनिया से मैं नफ़रत करता हूँ। मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने 100 बच्चों को मारा है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो? तब जावेद इकबाल ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म साल 1956 में हुआ था। मैं बचपन से ही बहुत साधारण इंसान था, वैसे ही जैसे दूसरे लोग होते हैं। मेरा भी परिवार था, मेरी भी प्यारी माँ थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। ऐसे में पुलिस ने सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर बच्चों को क्यों और कैसे मारा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की ज़िंदगी का पूरा सच सामने लाने वाला था। इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा भावुक भी हुआ और फिर जवाब देने लगा। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की थी जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन वो रेप पूरी तरह से झूठा था। उसने ऐसी घटना को अंजाम ही नहीं दिया था। अब बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी माँ परेशान हो गई। जेल से बाहर निकालने के लिए दिन रात जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जेल में रहा और माँ को हर बार रोते हुए उसके आंसुओं को देखता था, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि उसके आंसू को भी पोंछ नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया
जब बेटे के जेल से बाहर आने के इंतज़ार में माँ की मौत हो गई। माँ के इंतकाल से मैं टूट गया और गुस्से से भर गया। इसलिए उसी समय मैंने एक कसम खाई कि अब चाहे जो हो जाए मैं भी कम से कम 100 माँओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की 100 माएँ ये समझ सकें कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब पुलिस के सामने सवाल था कि जावेद बच्चों को फंसाता कैसे था। जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली थी। अब उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, इसलिए उसके रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए भी उसकी वीडियो गेम शॉप में आ जाते थे। अब कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया पैंतरा अपनाता था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपये का नोट गिरा देता था। उस पैसों को कोई न कोई बच्चा उठाकर रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास से वो नोट मिल जाता था उसे पकड़ कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाज़ा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप करता था। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर बच्चों को भेजना कम कर दिया था। इसके बाद वो मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल दिया। वह उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग जाते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहां आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को वह लाहौर के 7 बाग वाले एक घर में ले जाता और दुष्कर्म करता था। इसके बाद उन बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर देता था। गला घोंटने के लिए वो बाकायदा लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता था, जिससे बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ें। उन बच्चों की फ़ोटो निकाल कर रख लेता था ताकि उसकी निशानी रहे। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद बच्चों के शव को कई टुकड़ों में वह काट देता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। इस तरह किसी बच्चे से जुड़ा कोई सबूत न मिलने पाए। बच्चे के शरीर को गलाने के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वह पास की नदी में ले जाकर फेंक देता था। उसने 100 बच्चों को मौत के घाट उतारा, जिनमें से कुछ के कंकाल को निशानी के तौर पर भी रखा था। उसके बयान के बाद पुलिस ने मारे हुए बच्चों से जुड़े सारे सबूत जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसके बाद अदालत ने 16 मार्च 2000 को उसे सजाए मौत का फैसला सुनाया। जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि दोषी करार दिए गए जावेद का भी 100 बार गला घोंटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े कर दिए जाएं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर जावेद को सिर्फ फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन जावेद फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल में मरा मिला। ये दावा किया गया कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में उसे पीट पीट कर मार डाला गया था, क्योंकि उसका शव बेडशीट के सहारे छत पर लगी सरिया से लटक रहा था। हाथ पैर नीले पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सीरियल किलर के शरीर पर दर्जनों जख्म के निशान थे। जावेद के साथ इस जुर्म में शामिल रहा उसका एक साथी साजिद अहमद भी इसी जेल में मृत पाया गया। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदार से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया। उसके भाई परवेज मुगल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूली, उसी दिन से
वो हमारे लिए मर गया था। ऐसे में पहले से मरे हुए इंसान का शरीर लेकर हम क्या करेंगे? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।